अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बरवक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। वो साहब बता रहे थे कि एहतियात बरतना। इसका टाइम फ्यूज इसकी कैप है। इसी कैप को 2 दफा दबाने से इसका क्लॉक चल पड़ता है। आमिर ने पूछा, इसका दुरानिया कितना है, यानी कैप दबाने के बाद ये कितनी देर के बाद फट जाएगा। सत्तार साहब ने कहा, इस बम का दुरानिया 2 घंटे फिक्स कर दिया गया है। मेरा ख्याल है कि इतना दुरानिया मुनासिब होगा। इस दौरान तुम्हें वहां से ज्यादा दूर निकल जाने के लिए काफी वक्त मिल जाएगा। ये कुल 12 टाइम बम है। अगर तुम्हें इससे ज्यादा की जरूरत हो तो वो भी मिल सकते हैं। मैंने मारकर बम डब्बे में रखते हुए कहा, नहीं, मेरा ख्याल है इतने ही काफी हैं। सत्तार सेठ ने डब्बा ब्रीफकेस में रख दिया। कमांडो चाकू भी मैंने और आमिर ने अच्छी तरह से देखे। सेठ ने ब्रीफकेस बंद करके कबाड़ के पास नीचे करके रखा और मुझसे पूछा, तुम्हारा इरादा किस वक्त यहाँ से निकलने का है। मैंने कहा, मेरा ख्याल है हमें कोई ऐसी ट्रेन पकड़नी होगी जो हमें खंबा घाट दिन होते ही पहुंचा दे। सत्तार सेठ बोला, फिर तुम्हें कल रात के वक्त यहाँ से निकलना होगा। बम्बई सेंट्रल से रत्ना की तरफ एक ट्रेन रात के 11:15 बजे चलती है। वो तुम्हें सुबह के वक्त खंबा घाट पहुंचा देगी। वहां से तुम लोग जे घाट तक पैदल जाओगे, जो इस मकाम पर वाक़ है जहां समंदर किनारा काट कर जंगल में दाखिल होता है। जे घाट से तुम भी जंगल में दाखिल हो जाओगे और कुछ दूर चलने के बाद सियाह पत्थरों वाले राम जी के मंदिर के खंडर में पहुंच जाओगे। तुम्हारे खाने पीने का वहां कोई इंतजाम नहीं होगा, ये तुम्हें खुद को पैदा करना होगा। यहाँ से तुम भुने हुए चैनों का थैला भरकर साथ ले जाओगे। जितनी देर से चला सकते हो चलाना, इसके बाद खुद ही खाने वगैरह का बंदोबस्त करना। हो सकता है तुम्हें वहाँ दरख्तों के पत्ते भी खाने पड़े। पानी तुम्हें वहाँ मिल जाएगा। झील में आकर समंदर का पानी किसी हद तक मीठा हो जाता है। मैंने कहा, हम कहीं ना कहीं से जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खा लिया करेंगे। हम दरख्तों के पत्ते खाकर भी जिंदा रह सकते हैं। ये मशीन हमें अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज है। सत्तार सेठ बोला, लेकिन तुम्हें जिंदा भी रहना है ताकि अपने इस मिशन को मुकम्मल कर सको। अब ऐसा है, मैं कल रात के 8 बजे तुम्हारे लिए आदिवासी जंगली लोगों का लिबास लेकर आऊंगा और वो स्प्रे भी, जिसको तुम अपने जिस्मों पर छिड़क कर अपना रंग गहरा सांवला करोगे। ये ब्रीफकेस तुम संभाल कर अपने पास ही रखो। फिर सत्तार सेठ ने हम दोनों को रेस्ट हाउस में पहुंचा दिया और खुद चला गया। दूसरी रात वो ठीक 8 बजे रेस्ट हाउस पहुंच गया। वो अपने साथ एक थैला लाया था जिसमें हम दोनों के लिए जंगली लोगों का पुराना लिबास था। एक मैली सी सदरी जिसके बटन गायब थे, एक एक इसी रंग की पुरानी सी धोती, एक एक इसी साख्त का बोसीदा जूता, गले में डालने के लिए एक एक तावीज़ वाला माला, माथे पर लगाने के लिए सिंदूर की डब्बी और एक स्प्रे की छोटी बोतल। मुझे और आमिर को अपना हुलिया बदलते 1.5 घंटा लग गया। सबसे ज़्यादा वक्त अपने जिस्म को गहरा सांवला करने में लगा। ये स्प्रे का रंग ऐसा था कि एक बार जिस्म पर इसकी मालिश करने के बाद पानी के छींटे मारने, साबुन लगाने से भी नहीं उतरता था। हम दोनों ने अपने अपने बालों को ऊपर को उठाकर सरों के दरमियान इनका जूड़ा सा बांध लिया था। गले में तावीज़ डाल लिए थे, माथों पर सिंदूर के तिलक लगा लिए। सदरी पहनकर कमर के गिर्द घुटनों तक ऊंची धोती बांध ली। जूते गीले करके पाँव में पहन लिए क्योंकि वो सूख गए थे। पिस्तौल और चाकू मैंने भुने हुए चनों के थैलों में नीचे करके रख दिया। मार्कर टाइम बम मैंने खास तौर पर कपड़े में लपेट कर धोती के अंदर कमर के साथ इस तरह कस के बांध लिया कि बाहर से बिल्कुल नजर नहीं आते थे और देखने से भी ये मालूम नहीं होता था कि मैंने धोती के नीचे कुछ रखा है। सदरी के बाहर भी 2 जेबें थी और इसके अंदर भी एक एक जेब थी। सत्तार सेठ ने हम लोगों को कुछ रकम छोटी करेंसी की शक्ल में दी। वो रकम हमने अपनी अपनी सदरियों की अंदरूनी वाली जेबों में रख ली। जब हम पूरी तरह से तैयार हो गए तो सेठ सत्तार ने कहा, तुम बिल्कुल आदिवासी लगते हो। तुम में और जंगली आदमियों में कोई फर्क नहीं रहा। बस सिर्फ बोलने में तुम्हें एहतियात करनी होगी और इन लोगों की तरह टूटी फूटी उर्दू बोलनी होगी जिसमें हिंदी वगैरह के अल्फाज भी होंगे। खुदा करे कि तुम अपने मिशन में कामयाब रहो। तुम्हारे लिए सबसे बेहतर यही होगा तुम में से एक बात करे और दूसरा बहुत ही कम बात करे। अब एक और जरूरी बात तुमको बता दूं। हाई कमान की तरफ से खास तौर पर हिदायत जारी की गई है कि प्रोजेक्ट को तबाह करने के साथ साथ दोनों चीफ साइंसदानों यानी डॉक्टर रघुपति और इसकी असिस्टेंट डॉक्टर कमलावती को भी हलाक कर दिया जाए। इनका कत्ल बहुत ज़रूरी है ताकि न्यूक्लियर वारहेड डॉक्टरों का फार्मूला इनके साथ ही दफन हो जाए। मैंने कहा, आप तसल्ली रखें, ये काम हम पहली फुर्सत में कर डालेंगे। सत्तार सेठ ने घड़ी देखकर कहा, अभी ट्रेन के चलने में पौना घंटा रहता है, मगर मेरा ख्याल है हमें चले जाना चाहिए। 15-20 मिनट मुंबई सेंट्रल के स्टेशन तक पहुंचने में भी लग जाएंगे। मैंने भुने हुए चनों का थैला अपने कंधे के साथ लटकाया और सत्तार सेठ के साथ कमरे से निकलकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। इस वक्त अगर हमें कोई देखता तो यही समझता कि सत्तार सेठ के साथ 2 आदिवासी जंगली चले आ रहे हैं। सत्तार सेठ ने मुझे और आमिर को कहा, तुम लोग गाड़ी की पिछली सीट पर ही बैठो। हम दोनों गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गए। सत्तार सेठ ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी रात के अंधेरे में रेस्ट हाउस से निकलकर मुंबई के सेंट्रल स्टेशन की तरफ चल पड़ी।
स्टेशन पर आकर सत्तार ने गाड़ी एक तरफ करके दर अंधेरे में खड़ी कर दी और मुझसे कहा, यहाँ से मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, तुम दोनों अकेले उतरकर स्टेशन पर जाओगे। वहाँ से तुम्हें मालूम है कि टिकट कहाँ से मिलते हैं। अगर कोई दिक्कत हुई तो किसी कुली से पूछ लेना। जाओ, खुदा हाफिज, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। मैं और आमिर खामोशी से गाड़ी में से निकलकर रेलवे स्टेशन के गेट की तरफ चल पड़े। हम इस वक्त मगरबी घाट के रहने वाले आदिवासी ही लग रहे थे। हमें देखकर किसी को ताज्जुब नहीं हो रहा था। मुंबई के करीब जंगलों और देहात में रहने वाले आदिवासी कभी कभार मुंबई आ जाया करते थे। मैंने आमिर से कहा, बुकिंग विंड पर जाकर ही मालूम होगा कि रत्नागिरी जाने वाली ट्रेन कौन से प्लेटफार्म से चलेगी, वहीं से हमें टिकट भी मिल जाएंगे। मैं मुंबई के रेलवे स्टेशन से अच्छी तरह वाकिफ था। मैं बुकिंग विंड पर आ गया। वहाँ से मुझे मालूम हुआ कि रत्नागिरी पैसेंजर एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 9 पर से रवाना होगी। मैंने खंबा घाट तक के 2 टिकट खरीदे और दोनों कमांडो दोस्त प्लेटफार्म नंबर 9 पर आकर किसी बेंच पर बैठने के बजाय एक जगह दीवार के साथ जमीन पर ही बैठ गए और थैले में से भुने हुए चने निकाल कर खाने लगे। मैंने आमिर से कहा, मेरा ख्याल है कि हम में से तुम्हें गूंगा बन जाना चाहिए। मैं इस इलाके की बड़ी भूली जबान बोल लेता हूँ और मुझे हिंदी वगैरह के अल्फाज से ही वाकियत हो गई है, जबकि तुम्हारा तजुर्बा इतना नहीं है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि किसी दूसरे के आगे ना बोलो और गूंगे बन जाओ। क्या ख्याल है तुम्हारा? आमिर ने कहा, ये मेरे हक में बेहतर है, मैं दूसरों के लिए गूंगा बन जाऊंगा। भुने हुए चनों के थैले में नीचे करके 2 कमांडो चाकू और 2 ऑटोमेटिक पिस्तौल रखे हुए थे। मार्केट टाइम बमों को मैंने कपड़े में लपेट कर अपनी धोती के नीचे कमर के साथ बांध रखा था। अगरचे वहाँ इस बात का कोई इम्कान नहीं था कि कोई हमारी तलाशी लेगा, इसके बावजूद मैं बड़ा चौकस होकर बैठा था और नीची निगाहों से माहौल का बराबर जायजा ले रहा था कि कोई पुलिस वाला तो नहीं हमें देख रहा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। हम बिल्कुल देहाती आदिवासी लग रहे थे और किसी को हमारी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं थी। 10-15 मिनट के बाद रत्नागिरी ब्रांच लाइन जाने वाली गाड़ी प्लेटफार्म पर आकर लग गई। हम 3rd क्लास के डब्बे में सवार हो गए। किसी सीट पर बैठने के बजाय हम जानबूझकर डब्बे के फर्श पर एक तरफ होकर बैठ गए। जिस तरह के आदिवासी लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, हम भी इस तरह बैठ गए। ये ब्रांच लाइन पर चलने वाली मुसाफिर गाड़ी थी। मुंबई से निकली तो हर स्टेशन पर खड़ी होती रही। इस तरह सारी रात सफ़र में गुजर गई। दूसरा आधा दिन भी गुजर गया। एक स्टेशन पर उतर कर मैंने और आमिर ने खाना वगैरह खाया और चाय पी। हमें मालूम था कि आगे पता नहीं जंगल के फल और पत्तों पर ही शायद हमें गुजारा करना पड़े। ट्रेन खंबा घाट के छोटे से स्टेशन पर रुकी तो हम दोनों कमांडो दोस्त वहां उतर गए। यहाँ से बाहर निकलकर हमने इंटेलिजेंस के मलिक साहब की हिदायत के मुताबिक मगरिब की तरफ चलना शुरू कर दिया। यह रास्ता जंगली झाड़ियों से भरा पड़ा था। दूर से हमें समंदर नजर आया। यहाँ समंदर किनारे एक घाट था। यहाँ से समंदर की नहर थी, अंदर जंगल में चली गई थी। यही नहर आगे जाकर पहाड़ी टीलों के दरमियान झील बन गई थी। ये जयगढ़ ही था। यहाँ जंगल की तरफ हमें एक पतली सी पगडंडी जाती नजर आई। मैंने कहा, मेरा ख्याल है यही रास्ता राम जी के मंदिर को जाता है। हम पगडंडी पर चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद सामने एक मंदिर दिखाई दिया। ये काले पत्थरों से बना हुआ था और दिन के वक्त प्यास से भी मंदिर लग रहा था। मैंने कहा, यही राम जी का मंदिर है। हम खंडर के अंदर चले गए। मंदिर के अंदर एक छोटा सा कच्चा सहन था। कहीं कहीं घास और झाड़ियाँ उगी हुई थी। एक तरफ दीवार के साथ 4 कोठरियाँ थी, जिनमें से 2 कोठरियों की छतें ढह चुकी थी। मैंने कहा, हमें इनमें से किसी कोठरी में अपना बेस कैंप बनाना चाहिए। एक कोठरी को हमने मुंतखब कर लिया। इसकी छत और दीवारें सलामत थीं, इसका दरवाज़ा गायब था। मैंने कोने में भुने हुए चनों वाला थैला रख दिया। हम फर्श पर बैठ गए। फर्श मिट्टी का था। आमिर कहने लगा, सबसे पहले हमें यहाँ पानी की तलाश करनी चाहिए। मैंने कहा, झील यहाँ से दूर नहीं है। मलक साहब ने बताया था कि झील का पानी मीठा हो चुका है। चलो चलकर देखते हैं और फर्श पर बिछाने के लिए कुछ पत्ते और झाड़ियाँ भी लाते हैं। थैले में थे। हम दोनों ने ऑटोमेटिक पिस्तौल और कमांडो चाकू निकाले। एक चाकू मैंने रख लिया और एक आमिर को दे दिया। मार्केट टाइम बमों को कपड़े में लपेटकर कोठरी के कोने में छुपा दिया। हम चाकू बाहर लेकर निकल गए। जंगल इतना घना नहीं था। ऊंचे ऊंचे दरख्त फासले पर खड़े थे। इनके दरमियान हर किस्म की जंगली झाड़ियाँ और घास उगी हुई थी। आसमान पर हल्के हल्के बादल थे, जिसकी वजह से दिन की रोशनी मध्यम थी। बड़ी खामोशी थी। हवा भी बंद थी। फिजा हफ्स आलूद थी। एक जगह हमें तालाब मिल गया। झील में से पानी निकलकर यहाँ जमा हो गया था। हमने पानी चखा। पानी मीठा था। हम थोड़ा आगे गए और आसपास नजरें दौड़ाई। वहाँ हमें कोई दूसरा शख्स नजर ना आया। हम अभी भी ऊंची आवाज़ में बातें नहीं कर रहे थे। मैंने कहा, पानी का मसला तो हल हो गया। अब अगर यहाँ कहीं जंगली केले के दरख्त मिल जाए तो खाने का मसला भी हल हो सकता है। हम तालाब के दूसरी तरफ गए तो वहाँ ना सिर्फ केले के दरख्त थे, बल्कि नारियल के भी दरख्त थे। इन नारियल के दरख्तों के नीचे नारियल भी गिरे हुए थे। केले के दरख्तों पर जर्द रंग के छोटे जंगली केलों के गुच्छे लटक रहे थे। हमने एक बड़ा गुच्छा काट कर रख लिया। कुछ नारियल भी समेट लिए। इसके बाद हम केले के दरख्त की बड़े बड़े पत्तों वाली शाख चाकू से काटने लगे।
हमने काफ़ी पत्ते इकट्ठे कर लिए थे। फिर हम ये सारी चीज़ें समेट कर मंदिर वाली कोठरी में ले आए। केले के पत्ते हमने फर्श पर बिछा दिए, नारियल और केले एक तरफ दीवार के साथ लगा दिए। 2-4 केले भी खाए, 2 नारियल तोड़कर हमने इनकी गिरी काट कर खाई। नारियल मीठा था। 15-20 मिनट आराम करने के बाद मैंने कहा, मेरा ख्याल है अभी दिन की रोशनी है, हमें टारगेट की थोड़ी सुराग रसानी करनी चाहिए, ताकि हमें कुछ अंदाज़ा तो हो जाए कि हमें यहाँ किस किस्म की प्लानिंग करनी होगी। कमांडो आमिर ने कहा, पिस्तौल साथ ले जाने की तो ज़रूरत नहीं होगी। नहीं, मैंने कहा, कमांडो चाकू ही काफ़ी है, इसे अपने साथ रख लो। हमने मंदिर की खंडर से बाहर निकलकर सबसे पहले बांस के एक दरख्त पर से 2 बांस काट कर इन्हें साफ किया। इनके आगे 2 5 फुट लंबे डंडे बनाए। इनको आगे से तराश कर इनको नेज़ों की तरह बनाया। बांस की नेज़े आदिवासियों की तरह हाथों में पकड़े और जंगल में अंदाजे से एक तरफ रवाना हो गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, जंगल ज़्यादा घना होता जा रहा था। दरख्त करीब करीब हो रहे थे, झाड़ियाँ घनी हो गई थी। हम दोनों कमांडो दोस्त मगरिब की तरफ झाड़ियों में रास्ता बनाते आगे चले जा रहे थे। एक जगह आगे जाकर झाड़ियाँ खत्म हो गई। यहाँ हमें बांस के घने झुंडों के दरमियान एक सुरंगनुमा रास्ता दिखाई दिया। मैंने कहा, लगता है यही रास्ता खुफिया प्रोजेक्ट को जाता है। आमिर ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। इसने कहा, हमें इस रास्ते से हटकर आगे जाना चाहिए, हो सकता है यहाँ सिक्योरिटी की कोई खुफिया इंतजाम किया गया हो। मुझे इसका मशवरा अच्छा लगा। हम सुरंगनुमा रास्ते से बाईं जानिब हटकर 60-70 गज दूर चले गए। वहाँ भी बांस के बेशुमार दरख्त उगे हुए थे। वहाँ के दरख्त छोटे तनों की शक्ल में साथ साथ उगे थे और इनमें से गुजरना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन हम दोनों दोस्त इस किस्म के दुश्वार गुजार रास्तों के आदी थे। ये बांस इतने सख्त होते थे कि कमांडो चाकू से भी मुश्किल से काटे जाते थे। वैसे भी हम कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहते थे जिससे जंगल की खामोशी में आवाज़ पैदा हो। हम जानते थे कि ये सारा इलाका हसास और नाजुक इलाका है और यकीनी तौर पर यहाँ सिक्योरिटी का ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया होगा। हम बड़े एहतियात से काम ले रहे थे और 6-7 कदम चलने के बाद रुक कर जायजा लेते थे। अभी तक हमें कोई सिक्योरिटी पुलिस का कोई गार्ड या गश्ती पार्टी नज़र नहीं आई थी। हमें कोई बात करनी होती थी तो सरगोशियों में करते थे। हमारा रुख शुमाल मगरिब की तरफ था। बांस के दरख्तों में से रुक रुक कर हम बड़ी एहतियात से कदम उठा रहे थे। अचानक मैं वहीं बैठ गया और मैंने आमिर को भी बैठने का इशारा किया। जब आमिर ने भी गौर किया तो इसे कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे 3-4 आदमी भारी कदमों के साथ पत्तों पर से गुजर रहे हैं। फिर हमें आदमियों की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। हमने जल्दी से अपने आप को बांस की शाखों में छुपा लिया। हम आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहे थे। आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब आ रही थी। हमने अपने सर नीचे कर लिए। थोड़ी देर के बाद आवाज़ें हमारे करीब से होकर गुजर गई। हमने देखा कि वो 3 आदमी थे। इन्होंने पुलिस कमांडोज वाली काली वर्दियाँ पहन रखी थी और एक के हाथ में सब मशीन गन थी। सरों पर सियाह कमांडो पट्टियाँ थीं। जब वो दूर निकल गए तो मैं सरगोशी में कहा, ये गश्ती पार्टी के कमांडोज थे, हम टारगेट के बहुत करीब पहुँच गए हैं। कमांडो आमिर ने सरगोशी में कहा, आगे किसी न किसी खुफिया जगह पर मशीन गन का मोर्चा भी ज़रूर होगा। मेरा ख्याल है कि दिन की रोशनी में हमारा आगे जाना खतरनाक साबित हो सकता है, पर तुम क्या मशवरा देते हो? मैंने सरगोशी में ही पूछा। आमिर बोला, ये काम हमें रात के अंधेरे में करना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा, वापस बेस कैंप चलो। हम दोनों वहीं से वापस हो गए। मंदिर की खंडर की कोठरी में आकर हमने मजीद एहतियात से काम लेते हुए काम किया कि कोठरी में से ऑटोमेटिक पिस्तौल, मैगजीन की पोटली और कपड़ों में लिपटा हुआ मार्केट टाइम बम का डब्बा निकाला और उन चीज़ों को मंदिर के पीछे एक घनी झाड़ी के अंदर झाड़ियों की शाखों और जड़ों के दरमियान छुपा कर ऊपर पत्ते और शाखें काट कर डाल दी। अब कोठरी में सिर्फ भुने हुए चनों का छोटा थैला, 6-7 नारियल और केलों का गुच्छा ही रह गया था। हमें खतरा था कि कहीं कोई गश्ती पार्टी इस तरफ आकर हमारा असला न देख ले। सिर्फ कमांडो चाकू हमने अपने पास रखे, जो हमने जंगली लोगों की तर्ज की तरह अपनी कमर के साथ अड़स लिए थे। हम रात का अंधेरा होने का इंतजार करने लगे। कोठरी के अंदर बैठकर इंतजार करने के बजाय हम कोठरी से निकलकर मंदिर से 50-40 गज के फासले पर तालाब के किनारे एक जगह झाड़ियों के पीछे छुप कर बैठ गए। कुछ चने हम धोती के पल्लू में बांध कर ले आए थे। जब दिन की रोशनी मान पड़ने लगी तो मैंने चने खाकर तालाब का पानी पिया और शाम का अंधेरा गहरा होने का इंतजार करने लगा। जब अंधेरा ज़्यादा गहरा हो गया और दरख्तों में बसेरा लेने वाले परिंदे भी खामोश हो गए तो हम उठकर बांस के झुंडों वाली सुरंग की तरफ चल पड़े। अंधेरे में हमें झाड़ियों और दरख्तों के खाके नजर आ रहे थे। बांस के झुंडों वाली सुरंग के करीब आकर हम बाईं तरफ मगरिब को हट कर चलने लगे। हम सीधा रास्ता छोड़कर काफ़ी फासला डालकर इसके पहलुओं से गुजर रहे थे। एक तरह से हम सुरंगनुमा रास्ते के मतवादी चल रहे थे। चलते चलते जब हम काफ़ी आगे निकल आए तो मैं एक जगह रुक कर बैठ गया। आमिर भी मेरे साथ ही बैठ गया। मैं सरगोशी में कहा, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं निकल आए? आमिर ने सरगोशी में ही जवाब दिया, मेरा ख्याल है हम सुरंगनुमा रास्ते के बिल्कुल मतवादी चल रहे हैं। मैं खामोश हो गया। आमिर भी खामोश था। हम दोनों बैठे बैठे बांस के मोटे तनों में से आगे देखने की कोशिश कर रहे थे। आगे अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने सरगोशी में कहा,
प्रोजेक्ट पर दो चार रोशनी तो जरूर होनी चाहिए, आमिर सरगोशी में बोला। थोड़ा और चलकर देख लेते हैं। ठीक है, मैंने आहिस्ता से कहा। हम उठे और फिर आगे को चल पड़े। हम झुककर कदम कदम बड़ी मुश्किल से उठा रहे थे। हर कदम पर बांस की शाखें, इनके तने और जमीन से निकली हुई झाड़ियां हमारा रास्ता रोक रही थी, मगर हम चलते जा रहे थे। रात का अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन हमारी आंखें अंधेरे में देख लेती थी। कुछ दूर तक चलने के बाद बांस के दरख्तों का सिलसिला अचानक खत्म हो गया। हम बांस के झुंडों से बाहर आ गए थे। आगे कदआदम झाड़ियां थीं और दरख्त ही दरख्त थे, जिनकी टहनियां नीचे तक झुकी हुई थी। झाड़ियों में से गुजरने से आवाज़ पैदा होती थी, चुनाचे एक एक शाख को पकड़कर हम आहिस्ता से पीछे हटाते हुए चले आ रहे थे। एक जगह मैंने झाड़ियों के एक शाख को पीछे हटाया तो वहीं रुक गया। मैंने आमिर के कंधे को दबाकर इस तरफ दिखाया। कुछ फासले पर दरख्तों के तनों के पीछे रोशनी टिमटिमा रही थी। मैंने सरगोशी में कहा, हम टारगेट के करीब आ गए हैं। आमिर ने कोई जवाब न दिया। हम दरख्तों के पीछे कुछ फासले पर टिमटिमाने वाली रोशनी के नुक्ते को देख रहे थे। मैंने आमिर का कंधा दबाकर सरगोशी में कहा, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हम झाड़ियों में से निकले तो सामने ऊंचे ऊंचे दरख्तों के खाके अंधेरे में नजर आ रहे थे। इन दरख्तों के आगे खुली सी जगह थी, जहाँ एक जगह बांस के साथ बंधा हुआ बिजली का बल्ब जल रहा था। हम बैठकर जायजा लेने लगे। बिजली के बल्ब की रोशनी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ इतनी ही थी कि आसपास के 3-4 कैबिन नजर आ रहे थे। एक कैबिन के आगे 2-3 इंसानी साए चल फिर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड से जो वहां टहल कर पहरा दे रहे थे। हम दोनों औंधे होकर लेट गए और कोहनियों के बल आहिस्ता आहिस्ता आगे को रेंगने लगे। 15-20 कदम रेंगने के बाद अचानक सामने एक दीवार सी आ गई। हमने इसे अंधेरे में गौर से देखा। ये खारदार तारों वाली दीवार थी जो 8-9 फुट ऊंची थी। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए खारदार तारों वाली बाड़ के करीब हो गए। ये दोहरी दीवार थी, उसके कांटे इतने गुंजान थे कि इनमें से हाथ भी अंदर नहीं जा सकता था। मैं फौरन उल्टा रेंगता हुआ दीवार से 6-7 कदम पीछे हट गया। इसके बाद मैंने कोहनियों के बल खारदार तार के साथ साथ मगरिब की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। आमिर मेरे पीछे पीछे रेंगता चला आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सांप की तरह रेंगते हुए मैं एक जगह रुक गया। मैंने हाथ के इशारे से आमिर को आगे आने का इशारा किया। आमिर कोहनियों के बल रेंगता हुआ मेरे पहलू में आ गया। मैंने सामने की तरफ इशारा किया। ये वो जगह थी जहाँ खुली जगह में बने हुए प्रोजेक्ट के 4-5 बैरक नुमा कैबिनों या लकड़ियों के कमरों की पिछली दीवारें लगती थी। इन कैबिनों की अगली दीवार खारदार तारों वाली दीवार से 15-20 फुट के फासले पर थी। वहाँ कोई रोशनी नहीं थी। हम अंधेरे में आंखें खोले झाड़ियों और घास पर लेटे थे। हम दोनों कमरों या बैरकों की दीवार को तक रहे थे। आमिर बिल्कुल नहीं समझ सका था कि मैं वहाँ खास तौर पर क्या देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो अंधेरे में खारदार बाड़ को देख रहा था। अचानक बैरकों के अंत में दीवार के साथ रोशनी सी चमक कर बुझ गई। मैं और आमिर मगरमच्छों की तरह तेजी से कोहनियां चलाते पीछे झाड़ियों में छुप गए। झाड़ियों के पीछे से हम गौर से देख रहे थे। बैरकों की अगली दीवार के साथ फिर वही रोशनी चमकी। इस दफा रोशनी एक दायरे की शक्ल में घूमती हुई कभी ऊपर और कभी बैरकों की अगली दीवार के नीचे आ जाती थी। ये बड़ी ताकतवर टॉर्च की रोशनी थी। इसके साथ साथ ही भारी बूटों की धमक सुनाई देने लगी। फिर किसी आदमी ने अंग्रेजी में किसी दूसरे आदमी से कुछ कहा। इसके बाद टॉर्च की रोशनी का दायरा खारदार दीवार और बैरक की अगली दीवारों के दरमियान आगे बढ़ता करीब आने लगा। ये सियाह वर्दियों वाले पुलिस के 4 कमांडोज थे जो गश्ती ड्यूटी पर मामूर थे। मैं और आमिर वहीं झाड़ियों के अंधेरे में दुबक कर लेटे रहे। जब चारों गश्ती कमांडोज हमारे सामने से गुजरे तो हमने अपना सांस रोक लिया। हमारी आंखें इन चारों गश्ती कमांडोज को अंधेरे में देखने की कोशिश कर रही थी। चारों गार्ड्स ताकतवर टॉर्च की रोशनी सामने इधर उधर डालते जब काफी आगे निकल गए तो मैंने सरगोशी में कहा, वापस चलो। हम दोनों घास पर औंधे लेटे हुए मगरमच्छों की तरह पीछे को घूमे और कोहनियों के बल आगे बढ़ने लगे। इसी तरह रेंगते हुए हम इस जगह पर आ गए जहाँ से घनी झाड़ियों का सिलसिला शुरू हो जाता था। झाड़ियों में आकर हम उठे और झुककर चलने लगे। झाड़ियाँ खत्म हुई तो बांसों के झुंड शुरू हो गए। हम इन झुंडों में से गुजर कर ही आए थे। एक एक कदम हम एहतियात के साथ उठाते आखिर हम बांस के झुंडों में से बाहर निकल आए। हम अंधेरे में भी इन दरख्तों को पहचान रहे थे जिनके नीचे से गुजरकर हम खारदार तारों वाली दीवार की तरफ गए थे। इन दरख्तों के दरमियान उगी हुई झाड़ियों में से गुजरना मुश्किल नहीं था। इन झाड़ियों की शाखों में वो लंबे लंबे कांटे नहीं थे जो बांस के दरख्तों में इनकी शाखों और तनों में से बाहर को निकले हुए थे। जहाँ हम खड़े होकर चलने लगे, मैंने आमिर के कान के पास मुँह लाते हुए धीमी आवाज में कहा, हम बाग के सुरंगनुमा रास्ते के साथ साथ ही जा रहे हैं, फिक्र न करना। जवाब में सिर्फ आमिर ने इस बात में अपना सर हिला दिया। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। हम इस मकाम पर आ गए जहाँ से न्यूक्लियाई प्रोजेक्ट को जाने वाली सुरंगनुमा रास्ता शुरू होता था। यहाँ से हमें वापस अपने मंदिर वाले बेस कैंप में जाने के लिए दुश्वार गुजार जंगल में दाखिल होना था। जंगल में थे हम बड़ी जल्दी जल्दी गुजर गए। मंदिर वाली अपनी पनाहगाह में आकर हम कोठी में अंधेरे में ही बैठ गए। इस मुशाहिदाती मुहिम में मैंने जो कुछ देखा था इस पर गुफ्तगू करने लगा। मैं कहने लगा, अभी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका कि हमें इस मिशन की तकमील के लिए कौन से मंसूबे पर अमल करना होगा। आमिर बोला, किसी नतीजे पर तो मैं भी नहीं पहुंच सका, लेकिन हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा।
इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान दुश्मन न्यूक्लियर वॉरहेड रॉकेटों की तैयारियों पर बड़ी तेज़ी से मसरूफ़ हैं। अगर हमने देर कर दी तो ये हमारे मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैंने कहा, मुझे हालात की संगीनी का एहसास है, इसलिए मैंने कल दिन के वक्त प्रोजेक्ट की सुराग रसानी का फैसला किया है। इसके बाद ही हम कोई प्लानिंग कर सकेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी, आमिर ने जवाब दिया। इसके बाद वहीं हम केले के पत्तों के फर्श पर लेट कर सो गए। सुबह हमारी आंख दिन चढ़े खुली। बाहर आसमान इसी तरह आबार आलूद था और लगता था कि किसी वक्त भी बारिश शुरू हो जाएगी। हम बारी बारी मंदिर की पनाहगाह से निकलकर तालाब पर जाकर मुंह हाथ धोने लगे। पानी पिया और कोठरी में बैठकर कुछ भुने हुए चने खाए, नारियल तोड़कर इनका पानी पिया। कमांडो चाकू मेरे पास ही था। ऑटोमेटिक पिस्तौल और मार्कर टाइम बमों का डब्बा मैंने मंदिर के पीछे एक झाड़ी में छुपा दिया था। मैं अकेला सुराग रसानी की मुहिम पर निकल गया। मैंने आमिर को हिदायत कर दी कि कोठरी के अंदर बैठने के बजाय मंदिर के खंडर के बाहर किसी जगह छुपकर बैठ जाए और जब तक मैं वापस ना हूं वहीं बैठा रहे। दिन की रोशनी में भी जंगल की हैबत और सकूती सी तरह कायम था। दरख्त पर परिंदे भी बोल बोल कर चुप हो चुके थे। रात के वक्त हम जिस रास्ते से प्रोजेक्ट तक गए थे, अब मैं इसी रास्ते पर जा रहा था। कमांडो चाकू मैंने धोती के अंदर रखा था। मेरे हाथ में सिर्फ लंबा बांस था। मैं अपने हुलिये से एक जंगली लग रहा था। किसी को शक नहीं हो सकता था कि मैं आदिवासी जंगली नहीं हूँ, बल्कि शहर में रहने वाला पढ़ा लिखा और खतरनाक कमांडो हूँ। मैं बड़ी बेनियादी से चल रहा था, लेकिन हकीकत में मैं चारों तरफ से चौकस और चौकन्ना था। एक एक आहट पर मेरे कान धरे थे। एक एक दरख्त और एक एक झाड़ी मेरी नज़र में थी। मैं जानता था ये रात नहीं है बल्कि दिन का वक्त है और मुझे किसी तरफ से भी देखा जा सकता है। मैं एक खास तरीन इलाके की तरफ जा रहा हूँ। मंदिर से निकलकर मैं घने जंगल में दाखिल हो चुका था। आगे बांस के दरख्तों के दरमियान बनी हुई सुरंग थी। रात की तरह मैं अब भी इस सुरंगनुमा रास्ते से गुजरना नहीं चाहता था। वहां से मगरिब की तरफ 150 कदमों के फासले पर से मैं आगे निकल जाना चाहता था। जंगल में रात की तरह खामोशी छाई हुई थी। कभी कभी किसी दरख्त पर से किसी परिंदे के ठुक ठुक करने की आवाज़ आ जाती थी। इसके बाद फिर वही हैबतनाक खामोशी और छा जाती थी। अभी बांस के झुंडों वाला सुरंगनुमा रास्ता दूर था। मैं सियातनों वाले दरख्तों के नीचे से गुजर रहा था कि अचानक मेरी छठी इसने बेदार होकर मुझे खबरदार किया कि मेरा ताक़ुब किया जा रहा है। मैंने एकदम पीछे मुड़कर देखने के बजाय अपनी रफ्तार आहिस्ता कर दी और फिर ये जाहिर करते हुए कि जैसे थक गया हूँ, एक तरफ से टेक लगाकर बैठ गया। मुझे मालूम था कि मेरी छठी इसने मुझे गलत इत्तला नहीं दी। दूसरे ही लम्हे मैंने अपने हक में कदमों की आहट सुनाई दी। मैं होशियार हो गया। मैंने पहला काम ये किया, बड़ी चालाकी से और होशियारी के साथ अपनी धोती में छुपा हुआ कमांडो चाकू निकाल कर एक करीबी झाड़ी की तरफ फेंक दिया। चाकू झाड़ी के अंदर चला गया था। मुझे यकीन हो गया था कोई इसी तरफ आ रहा है। मैंने अनपढ़ जंगली आदिवासियों वाली अदाकारी शुरू कर दी। एक टांग फैला दी, कभी हाथ से सर खुजाता, कभी सीना खुजाता और कभी अपनी पिंडली पर इस तरह जोर से हाथ मारता जैसे मच्छर मार रहा हूँ। इतना मुझे मालूम था कि यहाँ से भागने का वक्त नहीं रहा। जो कोई भी मेरा पीछा कर रहा था मेरे सर पर पहुँच चुका है। ये इलाका ही ऐसा था कि किसी न किसी का पीछा करना ज़रूरी था। मेरा ख्याल था ये कोई पुलिस फोर्स का आदमी होगा। फिर अचानक दरख्त के अर्थ में से 2 पुलिस कमांडोज फोर्स के सिपाही मेरे सामने आ खड़े हुए। दोनों काली सियाह वर्दियों में मलबूस थे। दोनों के पास सब मशीन गन्स थी। दोनों सब मशीन गनों का रुख मेरी तरफ था। इनको देखकर मैंने हाथ जल्दी से ऊपर कर लिया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज मेरी हत्या ना करना, मुझे ना मारें, मैंने कुछ नहीं किया महाराज। दोनों पुलिस कमांडोज मेरा गहरी नजरों से जायजा ले रहे थे। एक सिपाही आगे को आया, दूसरा 3-4 कदम पीछे एक तरफ को हटकर खड़े थे। जो सिपाही आगे आया था इसने रोबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने रहम तलब अंदाज में बड़ी आजिज़ी से कहा, महाराज आदिवासी हूँ, खाड़ी के पास जंगल में कटाई का काम करता हूँ, रास्ता भूल कर इधर आ निकला हूँ। कमांडो सिपाही ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? शमूगा माई बाप, शमूगा मेरा नाम है महाराज। शिव जी का भगत हूँ, दूसरे गांव से मेहनत मजदूरी करने यहाँ आया हूँ महाराज। सिपाही ने एक सेकंड खामोश रहने के बाद पूछा, तुम्हारे साथ और कौन है? मैंने कहा, महाराज मैं बुड्ढा बापू मेरे साथ है जी। हम पीछे एक झोंपड़ी में रहते हैं महाराज। मेरा बुड्ढा बाप वहीं रोटी वगैरह पकाता है। मैं आखिर एक तजर्बेकार कमांडो था और इस किस्म के कई सिपाहियों को भुगत चुका था। इस पुलिस कमांडो फोर्स के सिपाही का अंदाज और उसका चेहरा बता रहा था कि इसे मुझ पर शक पड़ चुका है और वो मुझे यूं ही नहीं छोड़ेगा। मुझे अपने आगे लगाकर अपने साथ किसी जगह पूछ-गुछ के लिए ले जाएगा। चुनांचे मैंने जानबूझकर अपने साथ रहने वाले बापू पर जिक्र किया था कि मैं अपने बापू के साथ जंगल में ही रहता हूँ। दुश्मन की खुफिया पुलिस जब किसी जासूस को हिरासत में लेती है तो ये पहले मालूम करना चाहती है कि इस जासूस के साथ कहाँ कहाँ साथी छुपे हैं, ताकि इस पूरे गैंग को पकड़ा जा सके। चुनांचे इस पुलिस कमांडो ने भी वैसे यही सवाल किया था कि तुम्हारे साथ और कौन है। मैंने जानबूझकर कर्तन बताया था कि मैं अकेला नहीं हूँ। चुनांचे वो पुलिस कमांडो फोर्स का नाड़ी कमांडो मेरी चाल में फंस गया और सब मशीन गन की नाली का मेरी तरफ मुंह करके इशारे से बोला, चलो हम तुम्हारे बापू से मिलेंगे। एक सिपाही मेरे बाएं जानिब हो गया और अपने असले की दद में लेकर मुझे अपने साथ साथ चलने लगे। मुझे क्या करना है इसे मैंने पूरी तरह सोच लिया था। मैं हाथ ऊपर उठाए दोनों कमांडो के आगे आगे चल रहा था।
जंगल से निकलते ही मैं राम जी के मंदिर की तरफ हो गया। कमांडो सिपाही ने वसीली आवाज में पूछा, अरे इस तरफ कहाँ जा रहे हो? इधर तो घाट है। मैंने कहा, महाराज वो सामने वाले राम जी के मंदिर में मेरा बापू रहता है। सिपाही ने सब मशीन गन की नाली मेरी गर्दन से लगाते हुए कहा, भागने की कोशिश की तो थोपड़ा उड़ा दूंगा। असल में ये दोनों सिपाही खुफिया प्रोजेक्ट सिक्योरिटी पुलिस के कमांडो फोर्स के सिपाही थे, और जो सिपाही मुझे ले जा रहे थे इन्हें मुझ पर शक पड़ गया था कि ये आदिवासी नहीं है। मैं तुरंत राम जी के मंदिर के सामने आ गया था। मैंने इसीलिए आमिर को कोठरी के बाहर निकलकर एक तरफ छुपकर बैठने की हिदायत की थी कि अगर कोई इमरजेंसी पैदा हो गई तो मैं दुश्मन को घेर कर यहाँ ले आऊँगा और आमिर पोजीशन में होगा कि पीछे से दुश्मन के सिपाही या जासूस पर वार करके इन्हें ख़त्म कर दे, क्योंकि यहाँ दुश्मन को जख्मी करने या इसे भगाने या इससे भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे और आमिर को मिशन कामयाब बनाना था, हर हालत में कामयाब, और इसी मकसद के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगा रखी थी। मैं जानता था कि दुश्मन किसी भी जासूस को किसी हालत में जिंदा नहीं छोड़ता। मुझे भी मर जाना था या मार डालना था। मंदिर के दरवाजे के आगे आते ही मैंने आवाज़ दी, अरे बापू, बाहर आइयो रे, मेरी जान बचाइयो बापू। मेरी आवाज़ देने से पहले ही आमिर ने देख लिया था कि मैं हिरासत में हूँ और मैं किसी तरकीब देने वाले आया हूँ। कमांडो आमिर ये जानता था, चुनाचे इसने मंदिर के दरवाजे की एक तरफ हटकर ट्रक की ओर से छुप कर बैठने से पहले मंदिर के पीछे वाली झाड़ी में जाकर अपना भरा वो पिस्तौल निकाल लिया था। इस वक्त पिस्तौल जिसके आगे सलेंसर लगा हुआ था कमांडो आमिर के हाथ में था, और इसने सोच लिया था इन दोनों पुलिस के सिपाहियों को किस तरह हलाक करना है। आमिर को ये फिक्र नहीं थी कि पिस्तौल के फायर से जंगल में धमाका होगा, उसके साथ ही खबरदार हो जाएंगे। पिस्तौल के आगे सिलेंसर लगा था और उसमें से फायर करते वक्त हल्की सी ठक की आवाज़ आनी थी। जहाँ तक निशाने का सवाल था, आमिर कोई नाड़ी और मामूली पुलिस का आदमी नहीं था, वे तरबीत याफ्ता निशानेबाज था। हम दोनों पुलिस के सिपाहियों की एक जानिब पहलू की तरफ थे और दरमियान में ज़्यादा से ज़्यादा 30 फुट का फासला था। दोनों सिपाही आमिर की जद में थे। इस दौरान मैंने एक बार फिर बापू को आवाज़ देकर कहा, बापू बाहर आइयो, बापू कहाँ हो तुम रे? मैं हकीकत में आमिर को आवाज़ दे रहा था कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी है? तुम इन दोनों को शूट क्यों नहीं करते? किसका इंतजार कर रहे हो? आमिर को खुद भी एहसास था कि इसे देर नहीं लगानी चाहिए। अगर ज़रा से भी देर हो गई तो मुमकिन है कि सिपाही मुझे शूट कर देते। आमिर ने सबसे पहले अगले सिपाही का निशाना लिया जिसने मुझ पर अपनी गन तान रखी थी और मुझे गालियां देने लगा था। आमिर ने पहला फायर किया। गोली अगले सिपाही की खोपड़ी में एक तरफ से घुसकर इसको उड़ाती हुई निकल गई। वो कटे हुए दरख्त की तरह गिर पड़ा। इसके साथ ही आमिर ने दूसरे सिपाही पर फायर कर दिया, वो भी गिर गया। इतनी देर में मैंने दोनों सिपाहियों के सब मशीन गनों पर कब्जा कर लिया।